आज भारतीय इतिहास करेगा ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन का विश्लेषण। ऋग्वैदिक काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस काल में आर्य समाज की संरचना, उनके धार्मिक, सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन का गहरा अध्ययन मिलता है। ऋग्वेद इस काल का प्रमुख साहित्यिक स्रोत है, जिसमें समाज की विविध पहलुओं का वर्णन मिलता है। अनार्य जातियाँ एवं राजनीतिक। ऋग्वेद में अनार्य जातियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें प्रमुख रूप से अज, शिशुघ्न, यज्ञ, किकिट, पिशाच, सिम्यु शामिल हैं। अनार्य राजाओं में भेद, संबर, मुनि, चुमुरी, पिपू प्रमुख थे। इन राजाओं के साथ सेनापति, पुरोहित, ग्रामीण जैसे पदाधिकारी होते थे। पुरोहित का पद वंशानुगत होता था। राजा के साथ युद्ध में भी जाते थे। यह पुरोहित ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इस लेख से हम यह समझ सकते हैं कि आज के ज़माने में जैसा जातिवाद देखने को मिलता है, आज से हज़ारों वर्ष पहले भी ऐसा जातिवाद उपस्थित था। राजतंत्र मध्यकाल के राजाओं जैसा न होकर मुख्यतः राजा कबीलों के सरदार के रूप में होते और वह लोगों के एक बड़े भाषाई समूह द्वारा चुने जाते थे। उनके राजा चुनने के उपकरणों में मुख्यतः सभा, समिति, विदत जैसी समितियां उपयोग में ली जाती थीं। इस काल के राजा निरंकुश नहीं होते थे। आगे चलकर हम उत्तर ऋग्वैदिक काल का जब अध्ययन करेंगे तो हम यह पाएंगे कि अब यह राजा निरंकुश होते चले जाते हैं और प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए बाध्य नहीं रह जाते। जिस तरह आज के ज़माने में सरकार शासन चलाने के लिए जिन अधिकारियों का उपयोग करती है, वैसे ही कुछ अधिकारी भी ऋग्वैदिक काल में उपस्थित होते थे, परंतु भाषा अलग होने के कारण इनकी भूमिका थोड़ी अलग दिखाई पड़ती है। पुरु नाम का अधिकारी दुर्गपति होता था, जो किले का प्रभारी होता था। स्पश नाम का अधिकारी एक गुप्तचर होता था, जो जनता की गतिविधियों पर नज़र रखते थे। वज्रपति मुख्यतः गोचर भूमि का अधिकारी और युद्ध समूहों के प्रमुखों का नेता होता था। कुलप नाम का अधिकारी, जिसे गृहपति भी कहते हैं, परिवार का मुखिया, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से परिवार का नेतृत्व करता था। दोस्तों, आप यहाँ सोच रहे होंगे कि परिवार का शासन चलाने से क्या संबंध हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, परिवार भी एक इकाई के रूप में कार्य करती थी, जिसका शासन में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होता था। बहुत सारे परिवारों का समूह मिलकर ग्राम बनता था और बहुत सारे ग्रामों का समूह मिलकर जन बनता था और बहुत सारे जनों का समूह मिलकर विश्व बनता था। इस तरह से हम पाएंगे कि आज के ज़माने में जिस तरह गांव से मिलकर जिला बनता है, जिलों से मिलकर राज्य बनता है, यह लगभग इसी शासन व्यवस्था से मिलता जुलता है।
अब हम दोस्तों इस काल की न्याय प्रणाली और प्रशासन के बारे में जानेंगे। वैदिक कालीन न्यायाधीश को प्रश्न विनाक कहा जाता था। गांव के न्यायाधीश ग्राम्यवादीन कहलाते थे। राजा के गुप्तचर गायों की चोरी को रोकने के लिए नियुक्त होते थे। ऋग्वेद में उल्लिखित अंतिम राजा सागर था। धार्मिक अनुष्ठानों में पुरोहित बृहस्पति की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। दोस्तों, इस तरह हम इस लेख से यह जान पाए कि जिस तरह आज के ज़माने में राज्य और केंद्र पर जो न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उसी तरह उस ज़माने में उन्हें प्रश्न विनाक कहा जाता था। यहाँ दोस्तों इस बात से हैरानी होती है कि ग्राम स्तर पर भी न्यायाधीश मौजूद है, जो कि आज के ज़माने में नहीं होते हैं। वर्तमान समय में जिस तरह CID एवं जांच एजेंसियां चोरों को पकड़ने का कार्य करती है, तो ऋग्वैदिक ज़माने में राजा के गुप्तचर गायों की चोरी को रोकने के लिए कार्य करते थे, क्योंकि गायें ही अर्थव्यवस्था का आधार हुआ करती थी। जिस तरह वर्तमान समय में रुपया पैसा अर्थव्यवस्था का आधार होता है, उस ज़माने में गाय ही अर्थव्यवस्था का आधार थी। इस काल की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। स्त्रियां भी वैदिक शिक्षा प्राप्त करती थी और उन्हें यज्ञ करने का अधिकार भी था। ऋग्वेद के 8वें मंडल में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, निवावारी, अपाला, आत्रेयी, शची, पलोमी, कक्षवती, इंद्राणी और विश्वारा जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख है। शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी और मौखिक होती थी। दोस्तों, उस ज़माने की महिलाओं को बहुत लिमिटेड अधिकार प्राप्त होते थे, जिनमें कि शिक्षा प्राप्त तो करती थी, साथ ही यज्ञ करने का अधिकार भी था। हम ये देखेंगे कि उत्तर ऋग्वैदिक काल में यह अधिकार उनसे छिन जाता है। उस ज़माने में बहुत ही गिनी चुनी महिलाएं ही शिक्षा प्राप्त कर पाती थी, जैसा कि लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, निवावारी, अपाला, आत्रेयी, शची, पलोमी, कक्षवती, इंद्राणी, विश्वारा। यह उस ज़माने की विदुषी महिलाएं अर्थात पढ़ी लिखी महिलाएं थी। आज जिस तरह हम प्रोजेक्टर्स एवं हाईटेक तरीक़ों से पढ़ाई करते हैं, परंतु उस ज़माने में पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल हुआ करते थे, जिनमें बच्चे गुरु से ज्ञान सुना करते थे और उसे याद करने की कोशिश किया करते थे। इसीलिए ऋग्वेद को श्रुति भी कहते हैं, क्योंकि यह सुनी सुनाई परंपरा अर्थात श्रवण परंपरा में लिखी गई है और चारों वेदों को एक सम्मिलित रूप में संहिता नाम दिया गया है। दस्यु वर्ग। ऋग्वेद नामक पुस्तक में दस्यु वर्ग का उल्लेख हुआ है, जिन्हें आर्यों के सबसे बड़े शत्रु के रूप में देखा गया है। इन्हें अदेवियु, अब्राह्मण, अन्यव्रत, अज्यवन कहा गया है। दस्यु वर्ग के लिए अनास और विद्वाचः जैसे विशेषणों का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में वर्णित दस्यु संभवतः
भारत के मूल निवासी थे उन्हें अमानुष भी कहा गया है। इस काल में जो व्यक्ति ईश्वर में, देवता में विश्वास नहीं करता था, उन व्यक्तियों के लिए दस्यु नाम या शब्द का प्रयोग किया गया है। वर्तमान में जो नास्तिक शब्द है वही दस्यु का पर्यायवाची है। यह नास्तिक या दस्यु वर्ग के लोग मूलतः भारत के निवासी थे और इन्हें अमानुष भी कहा गया है। यह सारे शब्द नास्तिक लोगों के लिए घृणावश प्रयोग में किए जाते होंगे। साथियों, इस काल के वस्त्र एवं आभूषण के बारे में बात करें तो आर्य लोग 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। अधो वस्त्र, जिन्हें नीवी भी कहते हैं, अर्थात जो पेट से नीचे के वस्त्र जो हम पहनते हैं, पैंट, लोअर वगैरह, उन्हें अधो वस्त्र नीवी कहा जाता था। उत्तरीय या फिर वास, अर्थात जो पेट से ऊपर के वस्त्र जो पहने जाते थे, जैसे कि आज के जो टी शर्ट वगैरह हैं, वो उत्तरीय या वास में आते थे। अधिवास कहते हैं उन वस्त्रों को जो अंडर गारमेंट्स जो हम पहनते हैं, उन्हें उस ज़माने में अधिवास कह के पुकारा जाता था। सिर पर उष्णीय या फिर पगड़ी धारण करते थे। उष्णीय पगड़ी को कहते हैं दोस्तों निष्क, गले का एक स्वर्ण आभूषण था जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में भी काम में लिया जाता था। निष्क दोस्तों, जो हम गले में चेन वगैरह पहनते हैं, उसे कहते हैं। और बाद में इस सोने से वे कभी कभार विनिमय अर्थात खरीदारी भी कर लिया करते थे। अब हम वर्ण व्यवस्था के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद के अंतिम काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह मिलते हैं। पुरुष सूक्त के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। प्रारंभ में यह व्यवस्था जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित थी। वर्तमान समय की जाति व्यवस्था ऋग्वैदिक काल की देन नहीं है। यह उत्तर ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ हुई थी। ऋग्वैदिक काल में जाति कर्म के आधार पर होती। दोस्तों, जैसे जैसे इंसान का लालच बढ़ता गया, वैसे वैसे समाज के और भी टुकड़े होते चले गए, जिसका स्वरूप प्रचंड जातिवाद में बदल गया। इस काल की विवाह एवं सामाजिक प्रथाओं की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा जैसा प्रचलन नहीं देखने को मिलता है। अंतरजातीय विवाह अर्थात इंटरकास्ट मैरिज और बहु विवाह प्रचलित थे। पर्दा प्रथा और तलाक प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। विवाह संस्था का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल। वह स्त्रियां जो आजीवन कुंवारी रहती थी, उनके लिए अमाजु शब्द का प्रयोग किया जाता था। कुल मिला के वर्तमान में प्रचलित कुप्रथा बाल विवाह उस जमाने में नहीं चला करती थी। मध्यकाल की महिलाओं के लिए खतरनाक कुप्रथा सती प्रथा का प्रचलन भी नहीं हुआ करता था, परंतु आज की तरह इंटरकास्ट मैरिज और मल्टीपल मैरिज अर्थात बहु विवाह प्रचलित थे। आजकल के लोग अंधविश्वास के चलते अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान नहीं करते। तलाक एवं पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं होने के कारण इसके बारे में हम ठीक जानकारी नहीं है।
निष्कर्ष देखें तो ऋग्वैदिक कालीन समाज एक जटिल और विविधतापूर्ण समाज था, जिसमें धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संरचनाओं का स्पष्ट चित्रण मिलता है। यह काल भारतीय संस्कृति और समाज की नींव रखता है, जिसकी छाप आज भी भारतीय समाज में दिखाई देती है। हमने इस लेख में देखा कि अंतर्जातीय विवाह जैसी प्रथाएं जो आज भी हमारे समाज में प्रचलित है, और सरकार का प्रशासनिक ढांचा, शासन करने की पद्धति भी लगभग ऋग्वैदिक काल से मिलती जुलती है। इस तरह यह हमारी भारतीय संस्कृति और समाज की नींव रखता है। हमने यह भी जाना कि मध्यकाल की शासन प्रणाली भी ऋग्वैदिक काल की शासन प्रणाली के समान ही है, कुछ अंतरों को छोड़कर। इस वीडियो में मैंने आपको ऋग्वैदिक काल को वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य से जोड़कर समझाने की कोशिश की है। इससे दोस्तों आपको फैक्ट्स को याद रखने में बहुत ही मदद मिलेगी। इस तरह की लाभदायक वीडियोस को और देखते रहने के लिए हमारे चैनल भारतीय इतिहास पर बने रहें। उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिन्हें इतिहास याद करने में दिक्कत आती है। तब तक के लिए दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।